क्रिकेट के पिच पर हुई बातचीत के बाद आपको सीधे सियासी पिच पर लिए चलते हैं और इसके लिए चार ऐसे मेहमान हमारे साथ स्टेज पर आने वाले हैं जिन्होंने सियासी पिच के कैप्टन को, टीम के कैप्टन को बहुत करीब से देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अगला जो हमारा सेशन है, हमारे प्रधानमंत्री मंच पर एक एक कर चारों का मैं स्वागत करना चाहती हूं। शशि शेखर वेम्पटी जी हमारे साथ हैं, जो कि टेक्नोक्रेट हैं, लीडर हैं, एक्स सीईओ हैं प्रसार भारती के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नीलांजन मुखोपाध्याय जी जर्नलिस्ट है, कॉलमनिस्ट है, ऑथर है। उनकी किताब नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स बहुत पॉपुलर है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। राशिद किदवई साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, भारत के प्रधानमंत्री, लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन। तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। विजय त्रिवेदी जर्नलिस्ट, ऑथर, हार नहीं मानूंगा, बहुत तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो प्रधानमंत्रियों पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले नीलांजन जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि आपकी किताब अपने आप में कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया बनी नरेंद्र मोदी पर, द मैन द टाइम्स। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि आपको देश को मदरलैंड, आप उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि आपको अपने देश को भारत माता बनाना होगा और फिर भारत माता की रक्षा के लिए सपूत चाहिए, और फिर वो सपूत के तौर पर अपने आप को बीजेपी की आइडियोलॉजी में नरेंद्र मोदी फिट करते हैं। ये क्या बताता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में? अंजना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो डिस्कशन करेंगे इसको आपने इनिशिएट किया है। नरेंद्र मोदी के आपके सवाल के जवाब के पहले मेरे ख्याल से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में दो सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकली रूटेड प्रधानमंत्री हुए हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, और उसके बाद उतनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो नरेंद्र मोदी जी। पर्सनल ट्रेट्स में आप में बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगे मोदी जी में और इंदिरा गांधी में। और एक बड़ी विडंबना है, पैराडॉक्स है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक दो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें समानताएं कम हैं, डाइवर्जेंसेस ज्यादा। वो टैक्टिकल भी, राजनीतिक भी और पर्सनल भी। ठीक है। अब आते हैं भारत माता, मतलब राष्ट्र को माँ के तौर पर देखने का। ये एक्चुअली दर्शाता है कि मोदी जी जो हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो कल्चरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसके वो बहुत ही कमिटेड बिलीवर हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व को कोडिफाई किया था। ऐसा नहीं कि वो शब्द हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 1923 के पहले नहीं था। 1923 सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो जड़ है आरएसएस की सोच। मैं वही समझा रहा हूँ कि विनायक दामोदर सावरकर की जो किताब है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिसका सेंटेनरी ये साल चल रहा है, जिसे इंस्पायर होकर हेडगेवार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था, तो उसके पहले भी हिंदुत्व शब्द था, हिंदुस्तान की राजनीति में इस्तेमाल होता था, लेकिन किसी ने कोडिफाई नहीं किया था कि वो है क्या, कि क्या कहना चाह रहे हिंदुत्व में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में सबसे पहले जाके वो होता है कोडिफाई, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन होता है, और फिर उस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्वरूप दिया जाता है उस विचारधारा को। ये बात अलग है, उसके बारे में अलग बात हो सकती कि सावरकर कभी आरएसएस में क्यों नहीं शामिल हुए, जब 1937 के बाद जब उनको ब्रिटिश ने पूरी तरह से आज़ादी दे दी कि वो राजनीति कर सकते हैं, उनका पूरा जेल टर्म और कन्फाइंड टर्म दोनों खत्म हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, और मेरे को आज मोदी जी में ज़्यादा सावरकर के इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं प्योर आइडियोलॉजिकली कंपेयर टू संघ के गोलवालकर जी के बारे में मेरे को दिखाई देते हैं। वो भी एक अलग मतलब कंटेंशियस पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ उसके बारे में लंबी बात हो सकती है।
सावरकर आपको ज्यादा उनमें दिखते हैं? मुझे ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस उनकी आइडियोलॉजी उन पे और अमित शाह जी पे। अमित शाह जी को आपको पता, हम सब पत्रकार लोग जानते हैं। मुझे लगता है एक नई कि वो कभी भी अपनी जो, कम से कम इन दिनों तो मैंने उनको कभी फोटो खिंचवाते हुए नहीं देखा है, लेकिन मेरे को शुरू के समय में याद है जब वो दिल्ली में आए थे और बीजेपी के प्रेसिडेंट बने थे, तो वो अपने घर में जो फोटोज खिंचवाते थे वो वहीं खिंचवाते थे जहां पीछे सावरकर जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पोर्ट्रेट रहता था। मुझे आपकी अगली किताब का जन्म यहाँ स्टेज पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास आते हुए शशि शेखर जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो 2013-14 के बाद नहीं आया इस देश में, वो संघ की सोच की नींव है, वही विचारधारा है उनकी। लेकिन फिर भी चाहे बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनमें भी अंदर एक संकोच था खुलकर उस आइडियोलॉजी को स्वीकारने में पब्लिकली, चाहे अंदर उनकी कुछ भी सोच रही हो, क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म की जो जड़ें थी वो इतनी मजबूत थी और उसके खिलाफ बोलने वाला या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले को ऐसा माना जाता था कि वो किसी ना किसी तरीके से एक फैनाटिक सोच रखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इससे संकोच नहीं किया। ये क्या कहता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में? देखिए, ये जो मोदी जी का जो एवोल्यूशन है, ये आप देखेंगे इसमें एट द कोर ऑफ इट इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता। तो उन्होंने जो हिंदुत्व को जिस तरह से पॉलिटिकली इसको एक्सप्लेन किया है, एंड उनके जितने भी पॉलिसीज हो, जितने भी पॉलिटिकल स्पीचेस हो, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइड इन द कंट्री, और रूटिंग दिस एंटायर नैरेटिव ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म इन दीज टू एस्पेक्ट्स, आई थिंक वो कोर है, जिसकी वजह से देश में इसमें नेगेटिव तरीके से लोग इसको नहीं देख पा रहे। जैसे आप मन की बात में भी देखें, उसमें कोई हिंदुत्व पे चर्चा नहीं होती है, पर हर एपिसोड में आप देखेंगे कि सांस्कृतिक चीजों को देश के हर मुद्दे के साथ जोड़ना और उससे ड्राइंग प्राइड फ्रॉम दैट, ड्राइंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, और उसके तहत सारे जो स्वच्छ भारत हो, जो भी बड़ा मूवमेंट है, उसको इंस्पायर करना, वो उन्होंने, आई थिंक दैट इज ए सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन कि उन्होंने इसको पॉजिटिवली प्रेजेंट किया है देश में, जिसकी वजह से लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। अनलाइक जो पहले के जो जितने भी मूवमेंट्स थे, वो दे वर ऑलवेज इन रिस्पॉन्स, रिएक्शन टू समथिंग। हिज हिंदुत्व इज नॉट अ रिएक्शनरी हिंदुत्व, इट इज समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव, विच इज ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज लेगेसी, इंडियाज हेरिटेज इन द पास्ट। ये एक आई थिंक बहुत ही डिफाइनिंग चीज है। आई जस्ट वांट टू रिएक्ट टू द अदर पॉइंट कि यू नो सावरकर वर्सेस गोलवालकर। आई थिंक मोदी जी का अगर आप देखेंगे एवोल्यूशन, इट इज नॉट सो मच कि किसी बहुत डीप थियरी से वो निकल कर आए। हिज होल पर्सोना इज ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंशियल मोमेंट्स इन हिज लाइफ विच हैव शेप्ड हिम, विच इज व्हाई आप देखेंगे ही टॉक्स अबाउट थिंग्स विच आर फार बियॉन्ड द नैरो prism of ideology. He talks about governance, he talks about India's place in the world. तो इसका जो narrative है, इसका जो background है, it is much bigger. It goes beyond just the narrow prism of political ideology. Why do you say narrow prism of political ideology? Because it is something that looks at civilization. If you recall recently in his Independence Day speech, उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है देश के लिए, ये बहुत ही जरूरी मूवमेंट है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट 1000 years, इट इज अबाउट द नेक्स्ट 1000 years, राइट? सो ही हैज दैट सिविलाइजेशनल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विच गोज बियॉन्ड पॉलिटिक्स ऑफ टुडे। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर राशिद किदवाई साहब, हिज क्रिटिक्स वुड से, जो उनके आलोचक है, वो ये कहेंगे कि उनको खुद बोलने की जरूरत ही नहीं है। इस देश में एक नैरेटिव है जो कि बहुत हावी है सोशल मीडिया पर, अलग अलग तंत्रों के जरिए, जो पहले से ही उनकी आइडियोलॉजी की छाप पर हर दिन सुबह से रात तक मुहर लगाता रहता है। तो प्रधानमंत्री को बार बार अपनी आइडियोलॉजी खुद रीइंफोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। उनका जो पूरा नैरेटिव है वो उनके लिए वो काम कर देता है। जी, मुझे लगता है, देखिए, जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी जी का, वो बाकी प्रधानमंत्रियों से बहुत ज्यादा भिन्न है। वो तमाम चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्हें प्रचार साधनों का, जो आइडियोलॉजी की आप बात कह रहे हैं, उसको बार बार कहने का एक
उनको कला आती है और उन्हें उसके पता है कि देश की जनता को जो है बहुत सारी चीजों का, इतिहास का पूरा उस तरीके का वर्णन या ज्ञान नहीं है जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया और जो आइडियोलॉजी की बात कर रही है वो बात कह करके उस चीज को रीइंफोर्स करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है और उनके क्रिटिक भी कहते हैं कि 24 से पहले 2014 से पहले देश के जो प्रधानमंत्री हुए, 13 प्रधानमंत्री हुए, मैंने किताब भी लिखी है, भारत के प्रधानमंत्री 14 प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया है कि जैसे 13 प्रधानमंत्रियों ने कुछ आधा अधूरा काम किया या देश के प्रति उनकी जो कर्तव्य की या जो भावना थी वो उसमें थोड़ी सी कमी थी और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो ये भेद उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से एस्टैब्लिश किया है। देखिए हुआ ये कि सारे प्रधानमंत्री जो थे वो देश के लिए बहुत ज्यादा उन पर समर्पण की भावना थी, बहुत कुछ करना चाहते थे। किसी को कम समय मिला, किसी को ज्यादा समय मिला, लेकिन सबकी नीयत और नीति जो थी वो सब देश हित में थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी जो पूरी राजनीतिक दल ने या उसने एक ऐसा नैरेटिव बनाया या मैं तो कहूंगा गढ़ा भी है कि जिससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि काम तो सिर्फ 14 में हुआ, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे राज्यों के विकास की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। तो ये नैरेटिव बनाना ये भी एक उनकी खूबी को दर्शाता है। मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक उन्होंने इस तरीके से चीजों को वही समझना चाह रही थी कि आप क्या प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जी देखिए, ये तो एक राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगी तो उसमें तरह तरह की चीजें नजर आएंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता उनसे देखिए काफी कुछ कन्विंस नजर आती है, उस पर भरोसा है। मैं उसका एक आपको उदाहरण देता हूं। जब भी कोई सर्वे होता है उस सर्वे में दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो 50% से कभी कम नहीं हुई, कभी 70%, 62%, 65%। अब राजनीतिक दल की हम बात करते हैं, भाजपा को वोट कितने मिले? 2014 में 31% और 2019 के चुनाव में 38% वोट मिले। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों को नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है, लेकिन उनकी राजनीतिक दल या एनडीए को वो वोट नहीं देते हैं। तो ये भी एक चीज है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब वो लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके राजनीतिक दल को उतने वोट नहीं मिलते जितने वो लोकप्रिय है। निजी तौर पर उन्होंने अपनी पहचान ज्यादा बड़ी बनाई है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत करीब से देखा है, नरेंद्र मोदी को भी आप कवर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, इस नाम का अर्थ क्या है आज इस देश में? नरेंद्र मोदी आज डिलीवरी का नाम है। और जो बात रशीद साहब ने कही, जो किताब उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी रशीद साहब ने प्रधानमंत्रियों पर, 14 प्रधानमंत्रियों की चर्चा करते हैं। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, शायद एक बार में 14 प्रधानमंत्रियों में से 8 प्रधानमंत्रियों के नाम हम लोग नहीं बोल पाए। उसकी बड़ी वजह क्या है? आज हम 4 प्रधानमंत्रियों के नाम, मैं से सम्मान कह रहा हूँ, किसी के बात नहीं कर रहा कि किसी के सम्मान की बात नहीं है, लेकिन 4 प्रधानमंत्रियों के नाम देश में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जो डिलीवरी है वो सबसे बड़ा ताकत है, स्ट्रेंथ है। ये जो बात होती है कि भाई वो 50% कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी ने अपने आप बनाया, अपने आप कुछ भी नहीं बनता। अंजना देश में सबसे पॉपुलर स्टार है, एंकर है, तो वो इसलिए नहीं है कि वो नाम से हो गया, अपने आप नहीं बना ना, काम जो है वो बोल रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा कि इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडिया, दुनिया। और आप भी जानते हैं कि पिछले 20 साल का उनका जो पॉलिटिकल करियर, खासतौर से सार्वजनिक जीवन का, 2001 7 अक्टूबर 2001 गुजरात से लेकर आज तक, वो सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके मित्रों में, उनके पार्टीज में, मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज में। और शायद ही ऐसा होगा कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रधानमंत्री को, आप पिछले 70 साल का इतिहास देख लें, इतने ओपनली सार्वजनिक तौर पर उनकी आलोचना करें हर विषय पर। उनके ग्रीन रूम में जाना 3-4 दिन तक जी सुर्खियों में रह सकता है इस देश में। तो वो और उस क्रिटिसाइज पर होने की देश वजह में से हर व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ राय, हर एक की राय है। तो इसका मतलब, और क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि आपकी नजर उस पर है, सबकी उस पर नजर है। रशीद साहब ने भी एक बात का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात थी कि 50% लोगों का एक सर्वे बताया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, 50% का सर्वे बताया जाता है, लेकिन देश में 2019 में 224 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की 303 में से, जिसमें 50% से ज्यादा वोट मिले। समझे? ये पूरे 75 साल के आजादी के इतिहास के 15 लोकसभा चुनावों में, 17 लोकसभा चुनावों में कभी नहीं हुआ। जो 303 सीटें बीजेपी की आई, 224 में 50% से ज्यादा वोट था उनको। मतलब 240 सीटें हैं जो 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है।
और आज जब बैठे हुए हम वहां 5 राज्यों के चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, तेलंगाना समेत 4 राज्यों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जोखिम लिया। क्या नतीजे होंगे नहीं होंगे, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी को आगे लाकर अपने जो शत्रप थे, वो गलत है सही है वो अलग है, लेकिन ये भी तो एक बड़ा रिस्क है। जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर आप ये बात किसी कांग्रेस नेता के सामने बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि इसमें पुलवामा का हाथ था, मोदी का कितना था पता नहीं। पुलवामा से कितनी सीटें आप जीत सकते हैं 303 में से, ये बताइए। उससे पहले 282 सीटें तो थी। 282 सीटें जब आ रही थी 2012-13 में, मैं जानता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शायद किसी को उम्मीद नहीं थी 2011 में कि हम 2014 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई लीडरशिप के लिए तैयार नहीं था। और आरएसएस में, जो आरएसएस पे मैंने किताब लिखी संगम शरणं गच्छामि, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि आरएसएस को लगा था कि यदि 2004 और 2009 के बाद, वो सोनिया गांधी की सरकार बोलते थे, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, कि सोनिया गांधी की सरकार 2014 में रिपीट हो गई तो वो जो उनका पूरा नैरेटिव है हिंदुत्व का या जो भी सोच समझ है वो क्रश हो जाएगी। इसलिए पूरी ताकत 2011 से लगाना शुरू किया कि ये सरकार जानी चाहिए, और उसके लिए नए नेताओं की तलाश हुई, और उसमें 2012-13 तक आते आते नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, और नरेंद्र मोदी ने 2014 में उस नैरेटिव को पास कर लिया जो संघ चाहता था, और 282 सीटें आई। 182 सीटें से 282 सीटें, इतना बड़ा जंप नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला। लेकिन उसे मैं ये भी कह सकता हूं कि वो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार आरोप जो भी सो कॉल थे उनका भी हो सकता है, लेकिन 303 पर आ जाना 2019 में, वो नरेंद्र मोदी का क्रेडिट है। ठीक, नीलांजन जी आपसे अगला सवाल, और वो सवाल ये है कि उन्होंने बार बार नैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत लोग, जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो इस्तेमाल करते हैं कि 80% इसमें नैरेटिव है, 20% ही काम है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आजादी के 7 दशक तक आप अपने लोगों के अकाउंट्स नहीं खोल पाए थे कि उनको डायरेक्टली पैसा पहुंचे, वो इस सरकार ने ही किया है। और मुझे लगता है जितनी उपलब्धियों को बहुत ऑब्जेक्टिवली आप देखें, डीबीटी इस सरकार का सबसे अच्छा काम है, जहां पर खाते में सीधा पैसा जा रहा है जिसको मिलना चाहिए, और बीच में जो ये राजीव गांधी भी बताते थे कि 10 में से 8-9 पैसा निकल जाता है इधर, वो पहुंचता है। इसी के साथ साथ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, क्या आपको लगता है उज्ज्वला स्कीम हो तो अन्य स्कीमें, गुजरात में जिन ट्राइबल सीटों पर बीजेपी को कभी जीत नहीं मिलती थी वहां पर भी, तो अब नरेंद्र मोदी ने अपने नैरेटिव में एक शिफ्ट किया है, वो ट्राइबल, आदिवासी, जो कि कोर वोट बैंक था कांग्रेस का, वहां तक भी अपनी स्कीम्स के जरिए पहुंच रहे हैं। तो क्या वाकई डिलीवर करने वाला नाम नरेंद्र मोदी बन गए हैं? कई सारे सवाल हैं आपके इस बात पे। सबसे पहले तो उससे करते हैं जिससे आपने शुरुआत की कि डिलीवरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। थोड़ा सा स्ट्रेट करूंगा। हमारा जो पेशा है जर्नलिज्म का, ये 1990 के दशक में कंप्यूटराइज होता है। कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ मुझे कई मित्र दिखाई दे रहे हैं आज, हमको पता है कि हमारे पेशे में एक वर्ड आई जो इंट्रोड्यूस हुई 90s के दशक में, रीहैशिंग। एग्जिस्टिंग चीज को किस तरह से हम लोग उसको बदल के अपने नाम से कर सकते हैं, हम लोग रिहैश, तड़का लगा के। एजेंसी आती थी पीटीआई यूएनआई, उसको लेके कॉपी, कोर कॉपी को लेके बदल के और कॉरेस्पॉन्ड करके चला जाता था। मैंने मेरे ख्याल से काफी हद तक आपके सवाल का जवाब दिया। कोई भी प्रधानमंत्री क्लीन स्टेट से नहीं शुरुआत करता है, उसको हमेशा, और मोदी जी को भी, स्लेट में बहुत कुछ लिखाई दिया। अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि मैं शोध कर रहा हूं कि मोदी जी के प्रोग्राम्स में किस प्रोग्राम का रूट कहां तक जाता है। ये एक्चुअली एग्जैक्टली अ टॉपिक ऑन विच अ वेरी सीरियस रिसर्च कैन बी डन, नॉट जस्ट अबाउट मोदी, the art of as to how you have improved upon something that was started by the previous prime minister, which has not been very efficient. मोदी जी ने बहुत कुछ बिल्कुल नया शुरू किया है, लेकिन बहुत हद तक जिसके बारे में जो सबसे ज्यादा पब्लिसिटी होती है वो ऐसे हैं जो किसी तरह से शुरू हुआ हो। बैंक अकाउंट खोलने की ही बात, वो यूपीए के समय शुरू हुआ था। कई सारी चीजें, हाउसिंग,
ये सब कई सारे स्कीम्स अगर हम लोग 1 by 1 लेने लगे तो हम लोगों का मतलब एक मंच में छोटा हुआ सबसे बड़ा उदाहरण तो मनरेगा है। हाँ, मनरेगा है, जिसकी निंदा हो रही थी, लेकिन बाद में सरकार आने के बाद जिसकी निंदा प्रधानमंत्री ने संसद में खुद किया था। तो वो स्कीम फिर सरकार एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब सेल्फ गोल हो गया शशि जी से। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1000 साल का मतलब इतिहास और 1000 साल फ्यूचर की बात की, याद दिला दिया सबको कि हिटलर ने भी यही बात की थी। कम ऑन, ये सेल्फ गोल हो गया। और खास तौर से जब 1000 साल, जब मोदी जी जो बोलते हैं, जब पीछे का जो इतिहास है वो स्लेवरी का पीरियड बोलते हैं। तो इतिहास को हर पॉपुलिस्ट नेता, दुनिया में बहुत पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं जो सब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे। हिटलर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। छोटा सा एक टुकड़ा बताऊंगा। 2013 में मेरी किताब नई आई थी और दुनिया में तमाम मीडिया में इंटरेस्ट था, हु इज दिस मैन मोदी। तो सब आते थे, हिंदुस्तान दिल्ली में आते थे, आके दे वुड इनवेरिएबली इधर उधर पत्रकारों से जो गो एंड स्पीक टू दिस मैन कॉल्ड नीलांजन मुखोपाध्याय। और वो आते थे बात करने के लिए, हम लोग बैठते, घंटों बात होती रहती थी। तो जो फ्रेंच जर्नलिस्ट जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, मोदी जी के बारे में सुन के बोलता हाथ पकड़ के, ओ मैन ही साउंड सो मच लाइक सार्कोजी। रूसी रशियन जर्नलिस्ट बोलते थे ही साउंडिंग सो मच लाइक पुतिन। टर्किश प्रेसिडेंट ही साउंड सो मच लाइक एर्दोगान। एक ब्राजील की एक महिला पत्रकार आई, बोलते ही साउंड सो मच लाइक हुगो चावेज। बाद में हम लोग बोलने लगे ट्रम्प इज अ कॉपी ऑफ मोदी, ही इज यूजिंग द मोदी टेम्पलेट। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ था 2019 में जब मोदी जी हाउडी मोदी उसमें फंक्शन में उन्होंने जाके बोला कि अब की बार ट्रम्प सरकार। मैं ये मानता हूं कि 2024 के पहले मोदी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका में जाके किसी और के लिए वोट क्यों मांगा। अच्छा, पर एक सवाल मेरे मन में आया था, आप माइक फिर से उठा लीजिए। आपने कहा कि उन तमाम जर्नलिस्ट ने आपको बताया कि उनके राष्ट्राध्यक्ष की ही तरह वो साउंड करते हैं जी, बट दैट वाज बेस्ड ऑन द नैरेटिव यू गेव ऑफ मोदी टू देम, राइट? That is the way I presented him. Obviously, that there is a certain way in which I look at Mr. Modi. I have looked at Mr. Modi's childhood, his political evolution, how he has evolved, how he's been an outsider who has come into the system. I've always maintained, that Mr. Modi's life has one very important, extremely melodramatic way in which in a country like India somebody with his underprivileged background came into it. We were the people, I just wanted that rider कि मतलब उनका जो of course उन्होंने जो कैरेक्टर अपने दिमाग में बनाया वो आपकी बातों से बना। Of course, I am not an admirer of his. I am not a professional critic of his also. You've written your book. I've read your book, so I know you've gone very objectively. I think you should respond क्योंकि वो Definitely. इधर से कुछ बाण चले थे, मैं पीछे हो गई थी। बिल्कुल, अगर यही बात सही है तो why is it that Modi ji is the prime minister who is so popular with Israel, who has strengthened India's relationships with Israel, and today the Jewish community looks up to him as a very strong supporter. So I think that's Hitler parallel is, I think, very, very misplaced. I think the correct way to look at the 1,000 years narrative is it's about India's future, right? Civilizationally, as a nation, what kind of people do we want to be perceived as 1,000 years from now? I think that is what he's trying to say, that the decisions we make today, the choices जो हम आज लेंगे, उसका जो परिणाम होगा वो 1000 साल बाद लोग हमें जज करेंगे, वो कह रहे हैं। You don't want to add anything to that? मैं जो काम पर मैं पूछ रही थी, क्या डिलीवर उन्होंने वाकई कर पाया है? बिल्कुल, या फिर सिर्फ मैं एक बहुत ही नैरेटिव है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोविड के समय जब सारा दुनिया कोविड के साथ जूझ रहा है, अमेरिका जैसे देश जो सबसे डेवलप्ड देश है, वहां पर उनको बेनिफिट्स ट्रांसफर के लिए कोबॉल के प्रोग्रामर ढूंढने पड़े क्योंकि उनके पुराने सिस्टम्स मेन फ्रेम पे चल रहे थे। उनको कोबॉल के प्रोग्रामर नहीं मिल रहे थे ताकि वो बेनिफिट्स ट्रांसफर को उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बनाए, जबकि भारत देश में पूरा सिस्टम था, सबके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया था बिकॉज ऑफ दिस फोरसाइट एंड थिंकिंग। हाँ,
गवर्नेंस जो इंडिया का सिस्टम है इट इज ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह जब गवर्नमेंट बदलता है, शासन बदलता है तो सारे प्रोग्राम्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। दैट इज फाइन। बट ये जो रिहैशिंग का बात है, आई डोंट अग्री दैट सब कुछ रिहैश है। इट रिक्वायर्स लीडरशिप एंड मोदी जी हैज शोन दैट कि व्हेन 100-year इवेंट दैट हैपन, जैसे कोविड की तरह जो 100 साल में एक बार होता है, उस समय में सबको राहत पहुंचाना इलेक्ट्रॉनिकली, आई थिंक दैट इज अनपैरेलल्ड। बाकी देश भी इसको देख रहे हैं। जैसे हमें कोविड सर्टिफिकेट भी जो डिजिटली मिल रहे थे, बाकी देश में लोग हाथ से लिख रहे थे कोविड सर्टिफिकेट, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैं उस दौरान कोविड खत्म हुआ और पीएम का यूरोप का दौरा था, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, 3 दिन 3 देश। तो हम लोगों के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कैसे पीछे मतलब कैमरा लेके आपको हर जगह पहुंचना पड़ता है। बट जो इंटरेस्टिंग बात मैं बता रही हूँ कोविड सर्टिफिकेट पे, फ्रांस के एयरपोर्ट पे जो चेक करते हैं आपके पेपर्स, उस वक्त तो बहुत मुश्किलों में उस समय ट्रैवल हो रहा था क्योंकि तमाम सर्टिफिकेशन आपको वैक्सीनेशन लगाने सब दिखाना था। तो वहां पे जो व्यक्ति था वो मुझे बोल रहा है शो मी योर मोदी मोदी मोदी, ऐसे मोदी शो मी योर मोदी, और वो बार बार मुझे कहे शो मी योर मोदी। देन ही मेंट माई कोविड सर्टिफिकेट बिकॉज इट हैड मोदीज पिक्चर। सो मोदी जी की उस पर तस्वीर रहती थी तो बार बार कहे हमको मोदी 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 दिखाने को। हमने कहा तो ये सर्टिफिकेट तो था और उस पर मोदी जी की तस्वीर भी थी, उसकी भी कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे। बट कोई भी नेता, विश्व का राशिद किदवई जी, कोई भी नेता आप उसको उठा लीजिए जो बहुत चर्चित हो, उसको चाहने वाले भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं, उसके क्रिटिक और आलोचक भी उतने ही मतलब स्ट्रांग भी होते हैं और कई बार बहुत जहर के साथ भी। मतलब अगर वो वर्ल्ड कप के बाद ग्रीन रूम में गए प्लेयर्स के साथ, ऐसा अन्य भी फ्रांस के भी राष्ट्रपति कर चुके हैं मैक्रोन, लेकिन उनकी वहां पर उतनी आलोचना नहीं हुई। इनकी बहुत आलोचना होती है और ये उनको सहते हुए आगे बढ़ना है और ये हिस्सा है उस जीवन का। लेकिन क्या वो सिर्फ हवा हवा ही होता है जैसा आप नैरेटिव कह रहे हैं, या आपको लगता है कि कॉन्शियस एफर्ट है? क्योंकि आप विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनके बीच जाइएगा तो वो कहते हैं कि भाई हमारा तो सम्मान 100 गुना हो गया है। लोग पहले पूछते थे इंडिया, वेयर इज इंडिया, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब लोग ज्यादा हमें जानते हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मोदी द कॉन्वर्सेशन हैज कम अराउंड इंडिया। देखिए अंजना जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री पे सबको गर्व होता है और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी, लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया गया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया। और जब वो बात करते हैं, कोई भी आप कल की भी तस्वीर देखिए जो तेजास फाइटर प्लेन में, मतलब वो केवल और केवल वही उस फ्रेम में नजर आते हैं। हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए, जैसे मैं अटल जी की बात करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब न्यूक्लियर टेस्ट करा, एक बहुत बड़ी घटना थी, तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद में उन्होंने उसका श्रेय जो था वो पीवी नरसिम्हा राव को दिया, जो उनके घोर मतलब राजनीतिक विरोधी थे। और उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव भी करना चाहते थे, वो अंतिम समय में नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका के प्रेशर की वजह से नहीं किया। और जब एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को एक तरीके से हैंड ओवर करता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, उस समय जो था नरसिम्हा राव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से कि मैं ये नहीं कर पाया, आप ये करके दिखाइएगा। एक और चीज जो है जो बहुत ज्यादा कही जाती है ना, कि जो लोग जैसे नरेंद्र मोदी जी का भरोसा है या विश्व में भारत का नाम है, विश्व में भारत का बहुत बड़ा नाम था, जब जवाहरलाल नेहरू थे तब भी बहुत बड़ा नाम था। और मैं तो एक बड़े कमजोर प्रधानमंत्री की बात करूंगा, आपको एक मिनट का एक जिक्र करूंगा कि जो जिनका नाम कहा जाता है आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल को लोग उमूमन बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान की या भारत की जो इज्जत है उसका मैं उदाहरण देता हूं कि वो इंदिरा गांधी जो थी वो देश के विदेश मंत्री थे। इंदिरा गांधी जो यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव, उनसे मिलने गई। अब ब्रेजनेव साहब से जब मीटिंग हो रही थी इंदिरा गांधी की, तो और विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल मौजूद थे, बार बार ब्रेजनेव उनकी घड़ी को देख रहे थे। तो इंदिरा गांधी को अंदाजा हो गया कि उनको ये घड़ी पसंद आ रही है, HMT की घड़ी थी, बड़ा हमारे देश की मशहूर कंपनी थी। तो इंदिरा गांधी ने उनसे हिंदी में कहा कि इसको घड़ी दे दो अपने उतार के। गुजराल जी ने नहीं दी। 2 बार इंदिरा गांधी ने कहा, मीटिंग खत्म हो गई, बाहर आई, इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम इंद्र कुमार तुम अजीब आदमी हो, तुमने घड़ी क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा देखिए मैं देश का इस समय विदेश मंत्री हूँ, मेरी इज्जत जो है, मेरा आत्मसम्मान गवारा नहीं करता कि मैं घड़ी उतार के जो है किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करूं। और उसके बाद में उन्होंने जो था एक HMT की 5 घड़ियों का एक गिफ्ट करके उन्हें बाद में जाकर के उनको भिजवा दिया। तो मेरा कहना है ये बात है, लेकिन ये तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं होता। आज आप जो मनरेगा और तमाम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, देश में बहुत ज्यादा खाद्यान्न की समस्या थी, फूड ग्रेन्स की, और उस समय कोई टेलीविजन नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। शास्त्री जी ने आह्वान किया कि एक दिन का उपवास
देश में रखा जाएगा। पूरे देश में बंबई जैसी जगह में होटलों ने शाम को, मंडे शाम को खाना सर्व करना बंद कर दिया। बहुत बड़ी बात है, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो ये सारा हमारे देश का ये इतिहास है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है मोदी है तो मुमकिन है। मैं फिर उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक नैरेटिव ऐसा बताया जा रहा है। आपने अभी उदाहरण दिया विदेश में, हमेशा जब जवाहरलाल नेहरू जब कैनेडी से मिलने गए, जब कैनेडी उनकी बात सुनते रहे, कैनेडी ने कुछ नहीं बोला, वो इतने ज्यादा प्रभावित थे। जब नरसिम्हा राव, जब वो मनमोहन सिंह गए मिलने जॉर्ज बुश से, तो जॉर्ज बुश जो थे उनके लिए खड़े हो गए कि व्हाट अ ग्रेट मैन यू आर, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो आज एक चर्चा होती है और एक चर्चा एक व्यक्ति विशेष पे फोकस्ड होती है। ये उनकी, मैं फिर कह रहा हूँ, खूबी, ये कला है। वो बता रहे हैं, सब कुछ बताने के बाद अब वो बता रहे हैं कि मैं प्रशंसा कर रहा हूँ आपके पास आते हुए। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको कहते हैं द क्लॉज आर आउट, मतलब आपको उनके नाखून दिखाई देंगे अगर उनको किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर अटैक भी करना है तो। पहले लोग संकोच के साथ, अगर उनको अपनी विचारधारा, अपनी सोच रखनी है सामने, तो वो संकोच नहीं करते। अगर उन्हें किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लेकर ये कहना हो देश की संसद में कि वो रेनकोट पहन के नहाते थे, तो वो वैसा भी कह देते हैं। इसलिए भी उनकी कई बार आलोचना होती है। तो क्या ये सही है, एक पीएम के रूप में उनकी भाषा को, उनके लहजे को लेकर भी कई बार अटैक होता है? देखिए, आपने जब डिस्कशन शुरू किया, चर्चा शुरू की, तभी इस बात का इस्तेमाल किया था कि संकोच को खत्म किया नरेंद्र मोदी ने। जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता था कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, वो जो नैरेटिव था वो खत्म हो गया था। क्या फर्क है दोनों में, संकोच अटल जी और नरेंद्र मोदी? संकोच का, क्योंकि यदि आपने अटल बिहारी वाजपेयी पे सावरकर को पढ़ा हो, सावरकर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है, जो उनके निधन पर भी लिखा है, जो उनकी कविता पाठ को आपने देखा हो, जो उन्होंने उनकी कविताओं को मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है, और गोलवलकर को आपने देखा हो, गोलवलकर के सामने जो वाजपेयी ने कविता पाठ किया है, उन सबको देखें और 5 दिसंबर 1992 का लखनऊ का भाषण वाजपेयी का सुने, तो आपको समझ में आएगा। और फिर ये भी समझ में आएगा कि क्यों अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि एक स्वयंसेवक, एक बार स्वयंसेवक, जीवन भर स्वयंसेवक। तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में जो फर्क है सिर्फ वो संकोच का है, कोई सोच का फर्क नहीं है बड़ा। नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं वो उसमें संकोच नहीं, जो उन्होंने किस बात में संकोच, मतलब कदम उठाने जैसे में, आपने एक विचारधारा कहने बहुत में, सारे शब्दों को काम में लिया गया। एक शब्द है सेक्युलरिज्म। हाँ। सेक्युलरिज्म को अब जब हम पहले सेक्युलरिज्म को हम पॉजिटिव तरीके से देखते थे, नरेंद्र मोदी के आते आते सेक्युलरिज्म का एक और नया शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तुष्टीकरण, अपीजमेंट। तो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी, उस पूरे पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा बदलाव किया नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स में, वो था पॉलिटिकल पैराडाइम को बदलना। उससे पहले 2014 से पहले सेक्युलरिज्म और अपीजमेंट दोनों पॉजिटिव वर्ड होते थे। नरेंद्र मोदी ने उसको बदल दिया और आज जो भी पार्टियां हैं, सेक्युलर पार्टियां भी जिनको आप कहते हैं, वो मुसलमानों के अपीजमेंट से दूर रहती हैं। अब तो सब लोग बता रहे हैं कि किस किस ने राम मंदिर के लिए चेक दिया है। कल मैं विज्ञापन देख रहा था राजस्थान में कि कुछ कांग्रेसी लोगों ने भी दिया। तो क्या ये अच्छा है देश के लिए? नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। एक शब्द और मैं छोटा सा इस्तेमाल, एक लाइन बता के जाइएगा। मतलब ये हर राजनीतिक पार्टी मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाए, ये क्या एंड गोल था? नहीं, एंड गोल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ संकोच उसका खत्म हुआ है। जो सर ने बात कही, एक छोटा सा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, रिहाइश शब्द का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। रिहाइश, हम सब लोग किताब लिखने वाले लोग हैं तो सभी रिहाइश कर रहे हैं, है ना। लेकिन नीलांजन की किताब सबसे ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि वो रिहाइश बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो रिहाइश तो सब कुछ हो रहा है जीवन में, सड़कें आगे बन रही है वो भी रिहाइश हो रहा है, मनरेगा भी रिहाइश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसको आप कैसे बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो उस प्रोडक्ट को नीलांजन बनाता है। रिहाशिंग, रिहायशी बेस्ट वे, कला है, ये भी हुनर है। लेकिन अगर फिर आप देखिए कि उस आइडियोलॉजी का साइड इफेक्ट क्या हुआ है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सबसे लूंगी, उस आइडियोलॉजी का साइड इफेक्ट क्या हुआ है कि आप वोटिंग के दिन देखेंगे कि सचिन पायलट के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो फिर क्या वो, मतलब नहीं, क्या ये पॉजिटिव है देश के लिए? क्या हम चाहते हैं एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल हो जाए जिसमें बहुसंख्यकवाद हावी हो जाए? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक तरह से प्रेरणा दे रही है सभी को कि अपने कल्चर से आप इंस्पायर्ड हो। कल्चर और धर्म एक है भारत देश में, हमेशा से ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, ठीक 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 ठीक।
इसको रैली बना ही देते हैं हम लोग। संकोच ये गया है, संकोच नहीं गया है, ये संकोच चला गया है। आज से ये संकोच 10 साल पहले हाँ। ये नहीं होता। मोदी जी ने इस सेंटिमेंट लेकिन को, इसमें बुरा क्या है? नहीं बुरा गलत नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने इस सेंटिमेंट को हाँ। पब्लिकली एक्सप्रेस करने को लेजिटिमाइज किया है। हाँ। ये मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूंगा, सबसे मेजर चेंज जो योगदान, उन्होंने बदलाव, कैटलाइज किया है, बदलाव catalyze किया। catalyze this is one sentiment, because I have always believed that there has been a latent majoritarian, that the majority is there and it is out the right of the majority which must be expressed. इसको हिंदी में अगर बता दें, लेटेंट आप कह रहे हैं मतलब दबा हुआ तब था। दबा हुआ है। किसने दबाया था ये? कि 1947 में, मैं लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस, 1947 में विभाजन हुआ, उनको हाँ। एक मुल्क दे दिया गया, वो गए, वो जो कौन? नहीं गए उनको यहाँ के मेजॉरिटी के शर्तों पे रहना है। ये सोच एक दबी हुई स्वरों में अक्सर सुनाई देती थी। हम लोगों ने मतलब 1982 से कम मैंने सांप्रदायिक दंगे कवर किए और हमेशा ये आवाज सुनाई देती थी, लेकिन इसको कोई पब्लिकली बोलता नहीं था। ये संकोच जो है ये आडवाणी जी में थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में जाके जिन्ना में सेक्युलरिज्म तलाश रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको लगा नहीं, 2005-2006 हाँ। आडवाणी जी को Much लगा later than रथ कि यात्रा। एंट्री के लिए, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्टेज में एंट्री करने के लिए ये दाहिने फ्लैंक से नहीं घुस सकते, वो बाएं से ही घुसना पड़ेगा। फिर बीच में आके बेशक सेंटर में बैठ जाएं आपकी तरह। आपकी रिहाशिंग तो अच्छी है। हाँ। रिहाशिंग अच्छी है आपकी। चलिए फुटनोट देते हैं। हाँ, फुटनोट बहुत अच्छा सर। लेफ्ट राइट बता दिया, वो चले गए, ये रह गए, अंदर आवाज रह गई। हाँ देखिए, ये मेरा जो थिंकिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब ये सोचिए आप एक टेक्नोक्रेट स्टेज पे बैठ के कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि वहां से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब ये भी दिलचस्प है। पर आप अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखेंगे, हर कोई जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो इस बात पे जरूर जवाब देता है डिबेट्स में कि हाउ हिज फेथ हैज डिफाइंड हिम, हाउ हिज फेथ हैज इन्फॉर्म्ड हिज वैल्यूज। तो ये जो भारत में ये जो संकोच गया है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ कि हाउ इज योर फेथ इन्फॉर्मिंग कि आप किस तरह की सोच है आपका, किस तरह के वैल्यूज है आपके, किस तरह के पॉलिसीज उससे निकलती हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं नहीं मानता हूं कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट। आप भी इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। सांसद जो है वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री सांसद को नहीं चुनते हैं। व्यक्तिवाद उतना ही गलत था जब इंदिरा गांधी के समय था, इमरजेंसी के टाइम पे था, या किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। और खुद आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक सोच व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा के खिलाफ है। जो चीज से संसदीय प्रणाली से मेल नहीं खाती, उसके दुष्परिणाम होंगे। कांग्रेस की पतन, टूट फूट की जो बुनियाद डाली वो इंदिरा गांधी ने डाली थी। आज हम जिस समय, आप अंजना जी तमाम राज्यों में देख के आई हैं, जिस तरह से चुनाव में, राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, और अगर कामयाबी मिली तो भाजपा को सुखद एहसास होगा कि आने वाले समय में 5 साल 10 साल बाद वही नुकसान होगा जो कांग्रेस को इंदिरा गांधी की वजह से हुआ। क्या इस बात में दम नहीं है? वो कह रहे हैं कि व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यक्तिवाद, बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक संगठन को जब वो नहीं रहे उस तरीके से एक्टिव, तो एक रिक्तता ला देता है और उसके पतन की वजह बनता है। बहुत सही बात कही है रशीद साहब ने, और कांग्रेस उसी को झेल रही है। जो तो काफी साल आगे की चिंता कर रहे हैं वो बीजेपी, काफी साल वो अनुभव से देख रहे हैं ना, उन्होंने कांग्रेस को बहुत पढ़ा है, तो वो समझे हैं कि कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ है पिछले 20 साल में, किस वजह से, क्योंकि एक मजबूत पार्टी, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी किस तरह से खत्म हुई। जैसे आपने बीजेपी को बहुत पढ़ा है। जी, तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी को ये समझना चाहिए, कांग्रेस से सीखना चाहिए कि व्यक्तिवाद में उस समय नुकसान होता है जब आप सरकार से चले जाते हैं। G23 ग्रुप 2014 के बाद बनता है, 2014 से पहले नहीं बनता है, और वो सब पार्टियों के लिए होता है। लेकिन एक छोटा सा बात जोड़ दूं मैं, जो अभी नारे लगाए गए और जो बात हुई उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जो लोग नहीं बोलते उनमें आप डर पैदा करते हैं, ये खतरनाक चीज है और ये खतरा बढ़ रहा है। एक लाइन में इसका जवाब, बात दम वाली है। क्योंकि हो सकता है कि जो, हाँ जी 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 जी, आपकी भावनाएं पहुंच गई हैं।
ऐसा मुमकिन है कि जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनके बगल वाले को संकोच उनका बरकरार हो और उनको वो अच्छा ना लगे, उसमें आप डर पैदा कर रहे हो कि मुझे भी इस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसका क्या? देखिए, देश में अलग अलग राय हो सकते हैं एंड जो नारे लगा रहे हैं उनको दूसरों की भी भावना को समझना होगा, उसकी भी आदर करना होगा और ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो नारा लगाना चाहता है और जो नहीं लगाना चाहता है दोनों सहमत अपनी असहमति को लेट देम एग्री टू डिसएग्री। तराजू में आपने एकदम सही जो कहते हैं वेट का दूसरी तरफ बटकरा में वो डाल दिया है वेट, ताकि तराजू को संभाल कर रखा जाए। एक एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क, नरेंद्र मोदी का अर्थ आपकी नजर में आज इस देश में क्या है? एक जो पॉपुलर नैरेटिव में हम कहेंगे तो विकास की बात है, चुनाव जीतने की कला है, अदा है और कामयाबी, वही सब। देखिए, जो अंजना, तमाम राजनीतिक दलों में जो लीडरशिप होती है उसका मॉडल ट्रांजैक्शनल होता है। आप जिता सकते हैं, वो उसकी तब तक उसकी इज्जत होती है। मैं फिर इंदिरा गांधी का उदाहरण दूंगा। इंदिरा गांधी के व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई, 1978 में शाह कमीशन बना, वही आदमी देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही दी। नरेंद्र मोदी का मत। दो बातें, एक तो मुझे याद है 2012 में एक वीकली मैगजीन, शायद वो इंडिया टुडे ही थी, एक वीकली मैगजीन जिसका कवर स्टोरी का हेडलाइन था मिस्टर पोलराइजर। आई थिंक आज भी ये वैलिड है। दूसरी बात जो है, एक सेंटेंस अगेन, 2019 में मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि लोग मुझे पूछते हैं मुद्दा क्या है, मैं कहता हूं मोदी ही मुद्दा है। मोदी 2019 में भी मुद्दा था, 2014 में भी मुद्दा था, 2024 में भी मोदी ही मुद्दा है। मोदी बड़ा है इस देश में, मोदी मुद्दा है, ही इज द बेसिक इशू जिस पे तय होता है आप मोदी के साथ हैं या आप उनके खिलाफ हैं। छोटी सी बात, संघ को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया और संघ में हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति प्रधान नहीं होना चाहिए। पता नहीं आजकल संघ देखता है कि नहीं देखता। हाथ से भी निकल गया मामला, नहीं? अब ये आप जानते होंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संघ इस बात को देख रहा है या नहीं देख रहा है, या वो रिव्यू करना चाहता है अपनी आइडियोलॉजी को। ये सवाल आपका संघ से है जी। नरेंद्र मोदी का अर्थ नहीं बताया आपने, मतलब वो संघ से भी बड़े हो गए हैं, ये कह रहे हैं आप? ठीक। नरेंद्र मोदी का अर्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइड एंड इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है इसी के साथ चार बुद्धिजीवी अपनी नजर में पीएम को कैसे देखते हैं, और जब राशिद किदवई साहब सबसे पहले विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, तो मुझे लगता है उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, चाहे वो नैरेटिव हो या असल काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन चारों ने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, तो जो लेखक जब स्टेज पर आते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप उनकी किताब पढ़ें, तो उससे पढ़ने की कला। जी जी बोले सर। सर टाइम थोड़ा कम है क्योंकि अगले नहीं। हाँ आप बोलिए सर, आप ही को सुनने आए हैं, बताइए। हैं माइक आप बोलिए, आवाज आ रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी को मानता हूं, क्यों मानता हूं? क्योंकि इस देश को चलाना ही बहुत मुश्किल है। इतनी विसंगतियां हैं कि यहाँ झगड़े होते हैं। अब प्रश्न जो है आप लोगों से है कि क्या आप लोग अपना जो धर्म है वो निभा रहे हैं, कि उनको निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो नरेंद्र मोदी जी पर नहीं पहुंच रहे हैं। एक दूसरी बात ये है, मुझे इतिहास से याद आता है कि इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ। जब वो सबसे पावरफुल थी और मीडिया ने उनको नहीं बताया कि देश में क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ा उनका नुकसान हुआ, जैसे राशिद जी साहब ने बताया। तो क्या आप समझते हैं आपका कर्तव्य कि निष्पक्ष बात करें या केवल उनकी चाटुकारिता ही करें? चलिए, प्रधानमंत्री पर 1 घंटे की बहस हमने कर ली और देश को वाकई चलाना मुश्किल है, क्योंकि आपने माइक किस मंशे से मांगी थी वही बता देता है कि देश को चलाना कितना मुश्किल काम है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।